हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मैं आपको आज सामाजिक विज्ञान राजनीतिक जीवन सेकंड ये आपको मैं इसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊँगी और देखते हैं। ये क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। तो इसके आगे चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। इसका इंडेक्स दे रखा है कि इसमें इकाई 1 भारतीय लोकतंत्र में समानता, अध्याय फर्स्ट दे रखा है समानता। इकाई 2 दे रखी है राज्य सरकार, अध्याय 2 दे रखा है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, अध्याय 3 दे रखा है राज्य शासन कैसे काम करता है। इकाई 3 दे रखी है लिंग व जेंडर, अध्याय 4 दे रखा है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, अध्याय 5 दे रखा है औरतों ने बदली दुनिया। 4 दे रखा है इकाई 4 संचार माध्यम, अध्याय 6 दे रखा है संचार माध्यम को समझाना। इकाई 5 दे रखी है बाजार, इसमें अध्याय दे रखा है 7 हमारे आसपास के बाजार और अध्याय 8 दे रखा है बाजार के में एक कमी। तो हम इसका एक पहला चैप्टर पढ़ेंगे समानता होती क्या है, ठीक है। ये भारतीय लोकतंत्र में समानता। ये आपको चैप्टर दे रखा है समानता, इसमें पढ़ते हैं समानता के बारे में, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। जो भारतीय संविधान होता है, व्यक्ति होते हैं उनको समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। दिया है कि देश में व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी जाति लोग होंगे, जो कास्ट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनको एक समान माना जाएगा। लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हुई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जो संविधान बनाया गया है वो उसमें जितने जो व्यक्ति हैं उनको समान रखा गया है, ना कोई भेदभाव किया गया है ना कुछ। तो जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के भावना में सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। पहले के ज़माने में संविधान नहीं था, व्यक्तियों में कास्ट बरादरी को लेकर पहले फ़र्क किया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो संविधान बनाया गया है वो सबके सम्मान के लिए और बराबर के लिए है। आगे दिया हुआ है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तथा सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो समानता स्थापित करने के लिए संविधान प्रावधान किया था। और प्रथम, कानून की दृष्टि हर व्यक्ति समान है। जो कानून है, कानून के हिसाब से जितने जो व्यक्ति हैं उनके लिए एक दृष्टि से सब समान है। इसका तात्पर्य राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू जितने भी लोग नीच कौम के या ऊंच कौम के जितनी भी कास्ट हैं उनको एक समान रखा गया, कोई भेदभाव नहीं किया गया। और जो संविधान बनाया गया है वो एक दृष्टि से देखने वाला, एक नज़र से देखने के लिए सभी के लिए समान है।
तो आगे दिया हुआ है कि और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। पहले के टाइम पर जब भीमराव अंबेडकर थे तो जब कास्ट को लेकर बहुत भेदभाव होते थे, लेकिन जब संविधान बनाया उन्होंने तब उसमें कहा गया कि किसी भी जनजाति जो भी कास्ट है, मतलब नीच कौम की या ऊंच कौम की जो भी है, हम उसमें असमानता न रखकर समानता रखी जाए। वहाँ पर भेदभाव नहीं किया है कि कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ नहीं जाएगा। उनको मतलब हर जाति को हर जगह जाने का हक है। आगे दिया हुआ है, ये आपको चित्र दिया है, संसद हमारे लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता को उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। जो शासन ने संविधान जो समानता के अधिकार पर लागू किस प्रकार किया गया है, दो प्रकार से किया गया है। पहला, कानून के द्वारा। दूसरा, सरकार की योजना व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई हैं जिन लोगों को अतीत के अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। शासन ने संविधान द्वारा सामान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। पहला, कानून के द्वारा। दूसरा, सरकार की योजना के कार्यक्रम द्वारा सुदृढ़ समाजों की मदद करके। पहले जो कानून नियम बनाए गए हैं उसके द्वारा किया गया। दूसरा, जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं उसके द्वारा। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों असमानता का व्यवहार हुआ है, मतलब पहले के टाइम पर लोगों के संग असमानता का व्यवहार जो होता था वो अभी प्रेजेंट के लिए उन्होंने जब कानून बनाए उनके जो पहले हुआ है वो अब ना हो, तो उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं जिन लोगों को अतीत का अवसर नहीं मिले, जो पुराने टाइम पर उनको अवसर नहीं मिले, वो अभी उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। आगे दिया हुआ है आपको, इन दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य के प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों की 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिए। इस कार्यक्रम को काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुआ। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। इसमें दे रखा है कि इस दिशा में सरकार ने उठाया गया कदम था वो जो गरीब बच्चे थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के दोपहर के भोजन द्वारा दिया जाता है। इस योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुई थी सन 2001 में। उसी वजह से बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए। अब शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर पर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल के मध्य भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था,
अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जो सरकार ने योजना बनाई थी वो बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाई थी कि कुछ पेरेंट्स घर जाकर, मतलब जो माताएं घर बाहर जाती थी खाना अपने मतलब पैसे कमाने की वजह से, तो वो घर आकर अपने बच्चों को खाना बनाने के चक्कर में काम छोड़ के घर आते थे। तो इस योजना से बच्चों को भी प्रॉब्लम होती, इस योजना को बच्चों को प्रभावित करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, स्कूल ना छोड़कर जाने के लिए ये योजना बनाई कि बच्चे अब स्कूल में ही खाना खाएं और अपने पढ़ाई करें। तो उससे पढ़ाई पर बहुत प्रभाव अच्छा पड़ा है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों को समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है। जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असामान्य स्थितियों को ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने का इनकार कर देते हैं। मतलब काफ़ी जगह बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पर बहुत अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ गरीब स्कूलों में भी अभी भी कुछ नियम बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी कास्ट को लेकर भेदभाव होता है। इसमें आपको ये दे रखा है कि भीमराव अम्बेडकर की पिक्चर दे रखी है, इसमें दे रखा है अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन को सबसे जरूरी हिस्सा है, इससे बिना व्यक्ति नग्न है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल और विश्वास समानता प्राप्त कर सकता है। इसमें बताया है कि अपने जो भी हम आगे लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं उसमें कठिनाइयाँ आएंगी, हमें उससे जूझना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी दे रखा है जो भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई लाइन है, मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने के अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। इसमें उन्होंने बताया कि एक ना एक दिन हमें मरना तो है ही। भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई जो लाइन है वो कह रहे हैं कि एक ना एक दिन हमें मरना तो है, लेकिन हमें अपने लाइफ में कुछ करके ही मरे, या एक संकल्प लें और अपने आत्मसम्मान से ही जीने का अधिक प्रयास करें। तो अब आगे दिया है, इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण से बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अवगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों को असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण में बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है।
जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इस बारे में अधिक पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि अभी भी जो पुरुष और स्त्री को लेकर जो भेदभाव है वो अभी भी हैं, जाति को लेकर जो भेदभाव है जो अभी भी हैं, लेकिन जो कानून और जो संविधान बनाया गया है इसके विरुद्ध है। तो हमको संविधान के हिसाब से देखा जाए तो हमें किसी भी कास्ट को लेकर हमें कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए, ना आदमी में ना औरत में। आगे दे रखा है अन्य लोकतंत्रों के मामला समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि आप भारतीय लोकतांत्रिक ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और यहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीका अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका में लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप से असमान बताते हैं। इसमें जो इतिहास में बताया गया है वो संघर्ष तो पुराने ज़माने में होता ही था। होता ही क्या होता है, अभी भी लोग संघर्ष कर रहे हैं कास्ट को लेकर। लेकिन उदाहरण के लिए उदाहरण भी दिया है कि राज्य अमेरिका में अफ्रीका अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, जो उनके पूर्वज थे वो कौन थे, गुलाम थे, अफ्रीका में लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन के लिए मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों के समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। 1950 में समान अधिकार दिलाने के लिए अफ्रीका अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने का आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीका अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। पुराने ज़माने में जो इतिहास में दिया हुआ है कि पहले गोरे और कालों में भी फ़र्क हुआ करता था। तो जैसे गोरे लोग बैठे हैं काले लोग आगे बैठे हैं, गोरे पीछे हैं, तो गोरों को ज़्यादा पूछा जाता था और कालों को कम। कालों को कोई अधिकार था भी नहीं। अब आगे दिया है रोजा पार्क्स 1913-2005 तक अफ्रीका अमेरिकन महिला थी। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीका अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया गया। मतलब उन्होंने सीट देने से मना कर दी तो गुस्सा आया होगा, तो वो आंदोलन शुरू हो गया। तो जो आंदोलन था वो कौन सा था, नागरिक अधिकार आंदोलन, इसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम में ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीका अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों से नहीं जोड़ा उन अलग स्कूलों से में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इनका इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीका अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीका अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे बेटे को निजी स्कूलों में जाते थे और उन क्षेत्रों में रहते थे जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। जो काले लोग थे उनको छोटे मोटे स्कूल जो बहुत ख़राब तरीके से होते थे तो उसमें रखा जाता था बहुत, लेकिन जो गोरे लोग थे वो बहुत अच्छे स्कूल होते थे, जो प्राइवेट स्कूल होते थे उनमें उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन जब उन्होंने सीट देने से मना करी तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन में ये भी बोला गया कि हमारे भी बच्चे प्राइवेट स्कूल मतलब निजी स्कूलों में भी जाएंगे। इसमें एक पिक्चर भी दे रखी है कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीका
अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिका इतिहास को दिशा बदल दी। मतलब इससे उन्होंने अगर सीट को मना नहीं करती अब तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता और ना ये आंदोलन होता। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका इतिहास की दिशा बदल दी। आगे दिया हुआ है लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष हैं जो व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर हैं। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या आप व्यक्ति को समानता और आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावनाओं को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। लोकतांत्रिक दुनिया मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उसको देखकर इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं उसको आगे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या दिया और क्या क्या समानता मिली, क्या क्या आत्मसम्मान के लिए प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।